हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि मैं पूरा सीरीज चला रहा था। ये 9 सीरीज है, क्लास 9 है। ये नए पैटर्न पे जो आधारित पीडीएफ है उसको हम लोग कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आप लोगों को इंग्लिश लिटरेसी से 81 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया था। कम्युनिकेशन स्किल से 73 क्वेश्चन को करा दिया है। आईटी लिटरेसी से 80 क्वेश्चन करा दिया है। इंटरप्रीनरशिप से 65 क्वेश्चन करा दिया है। मेंटेनिंग से 34 क्वेश्चन करा दिया है। आज जो हमारा क्लास चलने वाला है वो ओसी से चलने वाला है, जो कि 40 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप सभी पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को आईटीआई से रिलेटेड सारे क्लासेस लाते रहते हैं और आईटीआई से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, जॉब अपडेट वगैरह भी लाते रहते हैं। जैसे कि देखिए आईटीआई में निकल कर आया है। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको तरह तरह की जॉब अपडेट से लेकर क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारी क्लास है वो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ओसी चैप्टर से है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2022 पे पीडीएफ जारी किया गया है, उसके आधार पर ये है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजार्ड और डैमेज इज कॉल्ड। यानी कि प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, एक्सीडेंट से सुरक्षा, खतरों से सुरक्षा, रिस्क से कोई खतरा है, कोई उससे सुरक्षा, जोखिम से सुरक्षा या डैमेज से सुरक्षा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ओक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा। ओक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय होता है। जैसे कि जिस भी ट्रेड का मतलब भी व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय का मतलब क्या हो गया? जिस भी ट्रेड से आप जुड़े हैं उसकी सेफ्टी। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अपने लाइट वगैरह से सेफ्टी, फिटर वालों के लिए मशीन वगैरह से सेफ्टी, आग वगैरह से सेफ्टी, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ए इम्पोर्टेंट बिकॉज। जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी, काम करने वालों की सेफ्टी नहीं रहेगी, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर उनका सेफ्टी रहता है एम्प्लॉयज़ का, तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्या हो जाएगा? उत्पादन में सुधार होगा अगर एम्प्लॉय की सेफ्टी है तो। और रिड्यूस एब्सेंटिज्म, यानी कि कम हो जाएगा, अनुपस्थिति कम हो जाएगी। जैसे कोई घायल हो गया तो 4-5-10 दिन के लिए छुट्टी ले लेगा तो वो एब्सेंटी हो जाता है। इसलिए एम्प्लॉय की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट में इंक्रीज कर जाए, सुधार हो जाए जो प्रोडक्शन बन रहा है, और उसमें एब्सेंट कम लोग हों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है लाउड नॉइज इज टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, लाउड मतलब चिल्लाना या शोर करना, नॉइज मीन्स शोर। तो जो शोर से किस टाइप का ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यावसायिक खतरा होता है? तो देखिए लाउड नॉइज जो होता है, इससे फिजिकल ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यावसायिक खतरा होता है। ठीक है, फिजिकल का मतलब जो बॉडी से रिलेटेड पार्ट होते हैं ना, उनको फिजिकल बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आप नॉइस करेंगे तो आपको कान जो है वो फटने का डर रहता है अधिक नॉइस होने से, या आपको कम सुनने की बीमारी हो जाती है। तो ये फिजिकल क्या होता है? व्यावसायिक खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा दिया है वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स, यानी कि वर्क प्लेस यहाँ ही नहीं कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे सेफ्टी इंक्लूड मीन्स होता है शामिल। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर अगेंस्ट, यानी कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ की वर्क प्लेस की सेफ्टी शामिल है। किसके विरुद्ध? तो देखिए वहाँ का जो वेदर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, केमिकल अच्छा होना चाहिए, डस्ट अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई वर्कर है, वर्क प्लेस पे अगर उसका वेदर अच्छा मिलता है, यानी कि इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, मेंटेन रखा हुआ है, या वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कम होते हैं, या वहाँ पे धूल दाग कम है, इसके विरुद्ध जो वर्क प्लेस की सेफ्टी होती है वो वर्कर के लिए क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन ए फायर इमरजेंसी अकर्स, जब फायर यानी कि आग, इमरजेंसी मिस होता है इमरजेंसी, और अकर मिस होता है घटित होता है, यानी कि जब आग लगता है, आग वाला जो खतरा है घटित होता है, आग लग जाता है। पीपुल हैव टू द वर्क प्लेस,
लोगों को अपने वर्क प्लेस पे क्या करना चाहिए, तो रिमूव फ्रॉम, वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर आग लग जाता है वर्क प्लेस पे तो पीपुल हैव टू रिमूव फ्रॉम दी वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस से, यानी कि जहाँ काम करने वाला जगह है वहाँ से छोड़कर हट जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई का फुल फॉर्म बताना है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट, पीपीई इंक्लूड, पीपीई में क्या शामिल होता है, तो देखिए पीपीई में बहुत सारे चीज़ें शामिल होता है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स। सेफ्टी हेलमेट क्या होता है, ये सिर को बचाता है, सिर को सुरक्षा देता है, तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ग्लोव क्या करता है, हमें बिजली के जब तार को वगैरह को छूना होता है तो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, या हमारा हाथ कटे पटे नहीं, या हमारा हाथ का जो है छिल न जाए कहीं रगड़ खा के मशीन से कहीं, तो इसलिए ग्लव्स पहनते हैं। और सेफ्टी ग्लास, जैसे जब वेल्डर वाले वर्क करते हैं तो उनकी चिंगारी वगैरह आँख में न जाए, या बहुत से ऐसे मशीन है जिससे जो हम लोग जाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें का धातु का जो धूल कण होता है आँख में न पड़ जाए, इसलिए हम लोग सेफ्टी ग्लास पहनते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई में ये सभी शामिल होता है, तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेफ्टी शूज होता है, एप्रोन होता है, ये सभी पीपीई में ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर का दिया है, डॉट 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 प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट, यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है यहाँ पे वो बताना है जो हैंड्स को कट से बताता है, हाथ को कटने से बचाता है। बर्न्स आर हार्मफुल लिक्विड, या जलने से बचाता है, या हार्मफुल यानी कि नुकसान करने वाले लिक्विड हैं उनसे बचाता है। हाथ को कौन बचाता है, तो देखिए ग्लव्स जो होता है जो हम लोग हाथों में पहनते हैं वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है कटने से, जलने से, और लिक्विड जो होता है नुकसान पहुंचाने वाला उनसे मदद करती है। गॉगल क्या करता है, हमारी आंखों को सुरक्षा करता है। ईयर प्लग क्या करता है, जहाँ पे नॉइज जो अधिक शोर होता है वो हमारे कान की सुरक्षा करता है। और हेलमेट जो क्या करता है, हमारे सिर की सुरक्षा करता है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डॉट डॉट आर इज द यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, आँख की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स यानी कि चश्मों का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसा कि मैं ग्लव्स का बताया, ये हाथों की सुरक्षा करता है, हेलमेट सिर की सुरक्षा करता है, और ईयर प्लग किसका सुरक्षा करता है, कान का सुरक्षा करता है। नेक्स्ट, ईयर प्लग प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम, ईयर जो प्लग होता है ये ईयर को सुरक्षा करता है, किससे सुरक्षा करता है, तो लाउड जो नॉइज होती हैं उससे, यानी कि अधिक आवाज़ जो होती है, शोरगुल होता है, शोर होता है, उससे सुरक्षा करता है ईयर प्लग कानों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11th नंबर, एन एक्सीडेंट आर एन इंजुरी, देखिए एक्सीडेंट का मतलब होता है कि एक्सीडेंट हो जाना, जैसे कि कोई चोट मोचा जाना है, अचानक एक्सीडेंट का मतलब है जैसे गाड़ी वगैरह से लड़ जाना या किसी मशीन से हाथ पैर कट जाना, ये सभी क्या है, एक्सीडेंट है। या घाव लग जाना, आर इंजोर्ड डैट कैन हैपन, यह घटित हो सकता है। इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड, जब वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक खतरा बोलते हैं। आप व्यवसाय मतलब जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको एक्सीडेंट होने का डर है या इंजूर होने का डर है, घटित हो सकता है वहाँ पे वर्क प्लेस पे, उसी को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, व्यवसायिक खतरा बोलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हाइजीन रिलेटेड टू हैजार्ड आर काज्ड बाई, हाइजीन मतलब होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड खतरा, हाइजीन मतलब स्वास्थ्य होता है, रिलेट में संबंध, और हैजार्ड में खतरा, यानी कि स्वास्थ्य से जो खतरा होता है किसके कारण होता है, काज्ड बाई किसके कारण होता है, तो देखिए जो जिसके कारण होता है वो है कंटिमिनेशन ऑफ हैंड। कंटिमिनेशन मतलब क्या होता है, कंटेमिनेशन मतलब होता है दूषित हाथ के मिलाने से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरा होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ दूषित है, गंदा है, और मैं आपसे हाथ मिलाऊं, अब जाकर आप खाना भी खा लें, तो वो सब क्या कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य से खतरा उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, देखिए उदाहरण हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि फ्लेमेबल आर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी कि जलने योग्य
या विस्फोट होने वाले पदार्थ हैं। तो गैस सिलेंडर जो है ये देखिए, ये फ्लेमेबल होता है गैस सिलेंडर, यानी कि जलने योग्य होता है, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, यानी कि विस्फोट भी कर सकता है। तो और केमिकल भी जो होता है, बहुत सारे केमिकल ये भी जलने लगते हैं और विस्फोटिक पदार्थ होते हैं। फ्लेमेबल गैस जो होता है ये भी फ्लेमेबल यानी कि जलने वाला गैस जो होता है ये भी फ्लेमेबल होता है, जलने वाला होता है, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यानी कि विस्फोट पदार्थ होता है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, यानी कि ये सभी क्या है, फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सेप्टिक टैंक, ठीक है, जो टैंक सेप्टिक टैंक बना होता है वो जो माइंस टैंक होता है या मैन होल्स होता है या कोई भी स्टोरेज टावर होता है। स्टोरेज टावर मतलब होता है कि कोई भी सामान स्टोर करने का जगह, ठीक है, या कोई वेसल मतलब होता है पात्र या बर्तन, या टनल्स होता है जहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, ETC आर्काड, इन सभी को क्या कहते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। इन सभी को क्या बोलेंगे, कन्फाइंड स्पेस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक वेसल बनाया, तो ये वेसल यानी कि ये जो पात्र है या ये जो बर्तन है, ये इसमें हम अगर लिक्विड भरेंगे तो सीमित ही भर पाएंगे ना। तो कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित, या कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित होता है या परिबद्ध होता है, यानी चारों तरफ से ये बंधे पड़े हैं, इससे अधिक हम लोग लिक्विड इसमें नहीं डाल सकते। जितना बड़ा हमारा वेसल होगा, पात्र होगा, उतना ही डाल सकते हैं, इसलिए इसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, यानी कि परिबद्ध स्थान होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द हेल्प गिवन टू ए सिक आर इंज्यूर्ड पर्सन, एक ऐसा सहायता जो दिया जाता है कमज़ोर यानी कि सिक, जो बीमार हो या जो चोटिल हो या जिसको घाव लगा हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है अनटिल द मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल, जब तक कि मेडिकल सहायता यानी कि डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं हो जाते, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एड। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड देकर यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं देकर हम क्या कर सकते हैं, तब तक उसकी सेफ्टी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का दिया है, वाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, देखिए जब प्राथमिक चिकित्सा देते हैं जलने पर, बर्न्स में तो होता है जलने पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एवॉइड, इनमें से कौन सा हमें एवॉइड करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। जब कोई जल जाता है तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, तो हमें क्या नहीं देना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो ऑइंटमेंट एंड क्रीम, इनसे बचना चाहिए। आइस वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी दोनों से बचना चाहिए। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है हैजार्ड आर कास्ड बाई, यानी खतरा जो है किसके कारण होता है, लोगों के द्वारा, पीपल मीन्स लोगों के द्वारा, इक्विपमेंट यानी कि जो सामान है उसके द्वारा, या इन्वायरमेंट या जो वातावरण है उसके द्वारा। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, तो देखिए जो खतरा आता है लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा कैसे आएगा, हम आपस में मशीनें चल रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, या ज़्यादा आपस में मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, मशीन से आपको चोट लग सकता है, या जो फेंका जा रहा है वो, तो ये खतरा का कारण है। इक्विपमेंट, आपने सामान इधर उधर रख दिया, पैर से लगे गिर गए, मशीन चल रही है, चोट लग गया, इससे भी, इक्विपमेंट से भी हो सकता है। इन्वायरमेंट, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप पसीने से लथपथ हैं, मशीनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपके अंदर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप घबराएंगे, उस वजह से भी आपको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। क्योंकि वर्क प्लेस पे आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे न बहुत अधिक गर्मी लगे, न बहुत अधिक सर्दी लगे, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि AC वगैरह लगाकर मेंटेन कर लिया जाता है। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, काज्ड इंज्योर, कौन सा इंज्योर है, चोटिल है, किसके कारण होता है, टू वर्कर, किसी वर्कर को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कब, जब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु जब गिरा हो, या पीस ऑफ इक्विपमेंट आर मटेरियल कम्स इन कंटेक्ट विथ वर्कर। देखिए कौन सा ऐसा खतरा है जो कारण हो, जिसके कारण लोग चोटिल होते हैं या वर्कर चोटिल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पीस या कोई इक्विपमेंट या कोई मटेरियल जो है, कोई पदार्थ है,
कांटेक्ट विद द वर्कर, यानी कि वर्कर के कांटेक्ट में आने से जो खतरा होता है किसी ऑब्जेक्ट के आने से, यानी किसी वस्तु के आने से, तो वो कौन सा होता है, तो ये इसे बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड। देखिए किसी वर्कर जो है तो वो डायरेक्टली उसका बॉडी वगैरह किसी न किसी वस्तु से टच में आएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल। ठीक है, जब बॉडी से कोई चीज़ रिलेटेड हो तो उसको फिजिकल बोलते हैं, और बॉडी से रिलेटेड जो खतरा होगा तो उसको फिजिकल हैजार्ड बोलेंगे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर अनइवन सरफेस। फायर मीन्स होता है आग, अनइवन यानी कि समतल, सरफेस मीन्स सतह, यानी कि असमतल सतह। इवन मीन्स समतल, अनइवन मीन्स असमतल, यानी कि कोई आग है, ठीक है, आग की वजह से, या असमतल सतह है, या वर्किंग एट हाइट यानी कि काम ऊंचाई पे कर रहे होंगे, या अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, या जो आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं उसमें अनप्रोटेक्टेड है इक्विपमेंट, यानी कि जो मान लीजिए कि आप फ्लास पे पेचकस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका मतलब अच्छे से उस पर प्लास्टिक नहीं कवर है, तो आपको वो नुकसान कर सकता है। उसकी जो लोहा वगैरह होती हैं, धातु वगैरह होता है, वो विद्युत का चालक होता है, जिससे आपको लाइट लगने की डर हो जाती है। तो ये सभी क्या है, कैन कॉज डॉट 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 हैजार्ड। ये किस प्रकार का हैजार्ड है, फिजिकल हैजार्ड है, केमिकल हैजार्ड है, या बायोलॉजिकल हैजार्ड है। तो देखिए आग हो गया, जब तक आप उससे टच नहीं होंगे, आपका बॉडी टच नहीं होगा तब तक जलाएगा नहीं। अनइवन सरफेस, जब असमतल जगह जो है, अगर जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक आपका वो नुकसान नहीं कर सकता। वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई पे काम करना, आपकी बॉडी आप खुद वहाँ पे ऊंचाई पे न चढ़ जाए, ये सभी क्या है, फिजिकल हैजार्ड है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, हैजार्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। ऐसा खतरा जो टॉक्सिक यानी कि टॉक्सिक गुण रखते हैं केमिकल में, यानी कि पॉइजनस भरे गुण होते हैं केमिकल में, आर क्लासिफाइड एज, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए केमिकल से जो आपका खतरा होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, केमिकल हैजार्ड में रखेंगे, यानी कि रासायनिक खतरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगी, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, या वायरस हो गया, या फंगी यानी कि कवक हो गया, या इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े हो गए, आर एनिमल बाइट्स, या किसी जानवर के काटने से कोई खतरा होता है, पॉइजनस प्लांट यानी कि जहरीले जो पौधे होते हैं उनसे, या एनिमल वेस्ट या जानवरों का वेस्ट हो गया, या ह्यूमन वेस्ट या किसी इंसान का वेस्ट हो गया, कैन कॉज यानी कि कारण हो सकते हैं। किसका कारण हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसेक्ट, पॉइजनस प्लांट, ये सब किसका, तो ये किस में हो जाएंगे, बायोलॉजिकल हैजार्ड में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, बायोलॉजिकल मतलब होता है जैविक खतरा। तो जैविक क्या है, ये सभी क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सभी जीव है ना, और प्लांट्स हो गया, पॉइजनस प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इनसे जो खतरा होता है उसे बायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं, जैविक खतरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, दिया है बायोलॉजिकल हैजार्ड कैन एराइज, यानी कि जो जैविक खतरा है वो आता है ड्यू टू ऑर्गेनिज्म आर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जितने भी दूसरे हार्मफुल अंग है, यानी कि खतरे भरे अंग है, उनसे प्रोड्यूस होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, कौन सा, बायोलॉजिकल हैजार्ड कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोई ऑर्गेनिज्म में कोई अंग है, वो क्या करता है, अगर कहीं पे मान लीजिए कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सभी मर जाते हैं, तो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल खतरा हो जाता है, यानी कि उनसे सड़कर गलने लगता है, उनसे महक पैदा होने लगती है, वायरस उड़ने लगते हैं। तो ये सभी कौन सी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, बायोलॉजिकल खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, दिया है एक्सट्रीम मतलब होता है अति अत्यधिक प्रेशर, यानी कि एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस पर अधिक प्रेशर है, ठीक है, काम करने वाले स्थान पे, या कन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, यानी कि कन्फ्लिक्ट का मतलब जो होता है टकराव, वर्क प्लेस पे किसी से झगड़ा हो जाना है, टकराव हो जाना है,
या आपका हरासमेंट होना, पूरी तरह से थक जाते हैं, हरासमेंट हो जाते हैं या वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। कैन कॉज्ड यानी कि क्या कारण हो सकते हैं, अगर आपको अधिक प्रेशर में रखा जाए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या आपसे किसी से झगड़ा हो जाए या हरासमेंट हो जाए, तो आपका कौन सा खतरा हो जा सकता है। तो वहाँ पे जो खतरा उत्पन्न होगा वो साइकोलॉजिकल हैजार्ड होगा। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ढंग से बातें नहीं करे, आपका बॉस है आपको सुना दे, तो आप वहाँ पे न फिजिकल आपका कोई खतरा होगा, केमिकल खतरा भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल खतरा भी नहीं होगा। आप देखिए बॉस डांट देंगे तो आप मायूस हो जाएंगे, और या किसी से टकराव हो जाता है तो आप मायूस हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आप मानसिक रूप से क्या हो सकते हैं, खतरे में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर दिया है, डॉट 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 रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, यानी कि जो चोटिल है, जो जिसको घाव लगा है उसको रिड्यूस करता है, उसके रिस्क को, उसके जोखिम को। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और उनके परफॉर्मेंस को यानी कि कार्य करने की क्षमता को इम्प्रूव करता है यानी कि सुधार करता है। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और जो उत्पादन करने वाला साधन है उनको बढ़ा देता है। तो कौन सा ऐसा है, तो उसको बोलते हैं एर्गोनोमिक। एर्गोनोमिक का मतलब क्या होता है कि श्रम दक्षता जो शास्त्र होता है, यानी कि श्रम कैसे किया जाता है, हम कैसे किसी काम को करके अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, उसको ही एर्गोनोमिक कहते हैं। तो एर्गोनोमिक्स जो शास्त्र है यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र जो है ये रिड्यूस करता है, यानी कि किसी को चोटिल ना हो। अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको सारा उसमें मेथड लगे रहेगा, उसमें आपको सुधार करने का, आपके कार्य को कैसे सुधार सकते हैं वो उसके बारे में बताता है। और आप किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं अगर ये चीज़ें आप करते हैं। तो एर्गोनिज्म क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इन चीज़ों को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विथ गुड लाइटिंग। देखिए कंफर्टेबल में से आरामदायक वातावरण बनाना, मेंटेन करना, कैसे मेंटेन होगा, तो गुड लाइटिंग सिस्टम हो, यानी कि अच्छा लाइट व्यवस्था हो, राइट टेम्परेचर हो। राइट टेम्परेचर का मतलब न अधिक गर्मी हो और नहीं अधिक ठंडा हो, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो। लेस नॉइस, कम वहाँ पे शोर हो। एंड वाइब्रेशन, यानी कि वहाँ पे जो वाइब्रेट करता है, मशीन वगैरह चलती है तो वो वाइब्रेशन कम हो। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये सभी किस में आएगा, एर्गोनोमिक्स में ही आएगा। अभी मैंने बताया एर्गोनोमिक का मतलब होता है श्रम दक्षता शास्त्र होता है, ठीक है, एक प्रकार का ये साइंस है जिससे कि श्रम की दक्षता बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो कब बढ़ेगा काम करने की क्षमता, जब आपको लाइटिंग की जो वहाँ पे लाइट वगैरह की सिस्टम अच्छा हो, टेम्परेचर सही हो, कम शोरगुल हो और वाइब्रेशन कम हो, तो ही तो आपका बढ़ेगा वहाँ पे उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एर्गोनोमिक वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय, यानी कि श्रम दक्षता के लिए कार्य करने का वातावरण बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, श्रम दक्षता योग्य कार्य करने लायक वातावरण बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जाता है कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट विद इन ईजी रीच, जो वस्तु आपको इस्तेमाल में होने वाला है वहाँ तक आपकी पहुँच जल्दी और आसानी से हो जाए। तो ये बिल्कुल आपकी दक्षता को बढ़ा देगा, काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है। मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विथ शोल्डर, यानी कि आपको इरेक्ट मीन्स होता है सीधा पोजीशन, जैसे कि आपका पीठ वगैरह, बैक पीठ है या नेक और शोल्डर है, ये रिलैक्स मोड में है और आप सीधा हैं, आपकी पोजीशन सीधा वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी दक्षता अधिक होगी। अगर आप टेढ़े काम करेंगे और मान लीजिए सर झुका के कर रहे हैं या आप खुद झुके हुए हैं, तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपकी बॉडी भी टच करेगा। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट एर्गोनोमिक नहीं है। एर्गोनोमिक मतलब श्रम दक्षता होता है ना, यानी कि दक्षता काम करने योग्य नहीं है। अगला है प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर, यानी कि प्रोवाइड करना, उत्पन्न करना मोबिलिटी, यानी कि आप चलते फिरते रहें जिससे कि आपकी बॉडी मूव करता रहेगा, तो आप थकेंगे नहीं, आपकी बॉडी दर्द नहीं करेगा, आपका बॉडी का पार्ट से दर्द नहीं करेगा, आपका पोस्चर जो है, बॉडी की बनावट जो है वो सही रहेगी। अगर आप सिर झुकाएं या खुद झुके हुए हैं
या आपका पैर थोड़ा टेढ़ा करके वहाँ बैठना पड़ रहा है, तो ये सभी आपको क्या कर सकते हैं, काम में अच्छा वातावरण नहीं दिला सकते। इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर दिया है, डॉट 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 रिफर्स टू एनी क्रोनिकल एलिमेंट दैट हैपेंस एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या है, रिफर्स करता है एनी क्रोनिकल एलिमेंट। देखिए, तो अगर आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज है यानी कि व्यावसायिक रोग हो गया, तो ये आपको संबंधित कर देता है क्रोनिकल एलिमेंट। क्रोनिकल का मतलब होता है बहुकालीन, एलिमेंट मीन्स होता है बीमारी या रोग। तो अगर आपको यहाँ पे व्यवसाय की रोग हो गई, व्यवसाय में रहते रहते, व्यवसाय में बहुत तरह के रोग हो सकते हैं, चमड़ा उद्योग या ऐसे कंपनी में आप काम करते हैं जिससे कि कैंसर का रोग हो सकता है, तो ये सभी क्या है, आपको क्रोनिकल एलिमेंट उसे कहते हैं, यानी कि बहुकालीन बीमारी पैदा हो सकती है। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि कंपनी में काम करते करते कैंसर की बीमारी होती है, उनका फेफड़ा खराब हो जाता है ऐसे जगह पे, क्योंकि अच्छा जगह पे वो वर्क नहीं करते, तो उस वजह से घटित होता है ए रिजल्ट ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के परिणाम, या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी यानी कि व्यवसायिक कार्य करते वक्त, या काम करने के परिणाम, यदि किसी को क्रोनिकल एलिमेंट यानी कि बहुकालीन बीमारी हो जाती है तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, यानी कि व्यवसायिक रोग कहते हैं। अगला, ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूशन, यानी कि अत्यधिक प्रकट करने वाली, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। देखिए, ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूशन यानी कि अत्यधिक प्रकट होने वाली पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जैसे केमिकल हो गया, स्मोक हो गया, कैन कॉज, ये किसके कारण हो सकते हैं, इसे किसका कारण बन सकता है, तो अगर अत्यधिक प्रदूषण दिख रहा हो आपके जहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, जैसे केमिकल या स्मोक का धुआं वगैरह, धूल वगैरह, तो ये जो बीमारी पैदा कर सकती है, ये लंग कैंसर आपका कर सकता है, यानी कि फेफड़े का कैंसर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन कॉज, जो लाउड नॉइज है यानी अत्यधिक शोरगुल है, वो इन द वर्क एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पे काम करने वाला वातावरण है, कैन कॉज क्या कारण उत्पन्न कर सकता है, तो हियरिंग लॉस को आपको कम कर सकता है, यानी कि आपको कम सुनने की बीमारी हो सकती है यदि आप अत्यधिक शोरगुल में वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉट 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 आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड द मशीन, कौन सा ऐसा जो पार्ट है जो दोनों को, यानी कि यूजर यानी कि जो उसको प्रयोग करने वाला है, चलाने वाला है मशीन को, उसको तथा मशीन को, दोनों को सुरक्षा करता है। तो जो मशीन गार्ड होता है, मशीन की जो सेफ्टी करने वाला आता है, ये यूजर और मशीन दोनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मशीन गार्ड हेल्प इन, मशीन जो गार्ड होता है वो किस में सहायता करता है, तो मशीन गार्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि चलने वाला कोई पार्ट है और वो बिल्कुल ज़्यादा नुकीला है, शार्प है, उसे कटने की आशंका है, तो वहाँ पे सेफ्टी गार्ड यूज किया जाता है कि मूवेबल पार्ट पे हमारे बॉडी डायरेक्टली टच ना करें। तो देखिए, जो मशीन गार्ड लगा दिया जाता है तो ये क्या क्या हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है, तो ये प्रोटेक्टिंग द मशीन एंड ऑपरेटर, चलाने वाले को और मशीन को क्या करता है, और मशीन गार्ड ये सुरक्षा करता है। अलाउ स्मूथ एंड फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, ये क्या करता है, जो मशीन का कार्य स्मूथली वर्क करने में और मेंटेन करने में मदद करता है मशीन को। प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट, जो मशीन गार्ड है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है एक्सीडेंट होने से। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, दिया है इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली। देखिए, पावर को ऑटोमेटिक कट होने के लिए, यानी कि स्वतः ही कट हो जाए पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड इज यूज, इनमें से कौन से गार्ड जो होता है यूज करेंगे जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक पावर कट जाए, तो इंटरलॉक गार्ड जो इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा पावर क्या होता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है
द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट, यानी कि हम जिम्मेदारी भरी अगर इन्वायरमेंट को यूज करेंगे तो ये फ़ायदा देगा, बेनिफिट होगा, लाभ पहुंचाएगा। अगर हमारा वातावरण अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से यूज करने का मतलब है, आप लोग प्लास्टिक सुने होंगे, तो हम उसको प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, हमें रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए, यानी कम से कम प्रयोग करनी चाहिए प्लास्टिक को, तो जिससे हमारे वातावरण को खतरा नहीं होगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने वातावरण के प्रति जिम्मेदारी भरी पड़ी है हमारे पास, तो ये किस में क्या करता है, लाभदायक है। ओनली द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उनके लिए सहायता करेगा, तो बिल्कुल नहीं। ओनली द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो फ्यूचर वाला जनरेशन है उनके लिए भी हेल्प करेगा, तो सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं करेगा, फ्यूचर में आने वाले जो पॉपुलेशन है, जनरेशन है, उन दोनों के लिए करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने वातावरण को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अधिक दोहन, संसाधनों का अधिक दोहन नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंट में जो जनसंख्या है, जनरेशन है, उनके लिए भी फ़ायदा देगा, और जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा देगा। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका यूज करने से ख़त्म हो सकता है, उसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है 35 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन क्षतिकरण। इज द डिस्टर्बेंस काज्ड, एक कारण है, परेशानी भरी कारण है, इन द डॉट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे वातावरण का आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर, उसमें क्या होता है कि ओजोन होता है, ओजोन परत है, उसका क्षतिकरण हो रहा है। तो वो कहाँ पे है, वो आउटर साइड में है, आउटर लेयर में है ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण के आउटर लेयर, यानी कि बाहरी सतह पे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर का दिया, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को प्रिजर्व करना है, यानी कि सुरक्षित करना, वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ, हमें मिनिमाइज करना है, यानी कि कम करने की, वी नीड टू मिनिमाइज यूज ऑफ, हमें कम प्रयोग करना चाहिए, करने की आवश्यकता होती है। क्या कम प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तो देखिए जो प्लास्टिक होती है ना, इसे हम कम से कम यूज करना चाहिए हमारे, अगर वातावरण को बचाना है, क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी वगैरह में जाकर वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है प्लास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर दिया है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर लीड्स टू, एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक होता है, अत्यधिक प्रयोग करने से, पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक, अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करने से, या अत्यधिक फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का प्रयोग करने से, लीड्स टू, ये ले जाता है, क्या किधर ले जाता है, तो सॉइल पोल्यूशन की तरफ ले जाता है। अगर हम अत्यधिक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का प्रयोग करेंगे या अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारा सॉइल पोल्यूशन होगा, मृदा प्रदूषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर दिया है, व्हेन वी फॉलो 3R मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल, देखिए बोल रहा है जब हम फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे 3R का डे टू डे लाइफ में, यानी कि पर्सनल यूज हम लोग प्रयोग करेंगे, एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो हमारा पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि जो हम लोग काम वगैरह करते हैं उस लाइफ में, वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ, हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसका कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लोग 3RS मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल से यूज कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम लोग अच्छे से दोहन कर सकते हैं, कंट्रोल से दोहन कर सकते हैं। अब 3R आपके लिए यहाँ पे नया चीज़ आया, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन 3R का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 3R का मतलब होता है 3R, ठीक है, और इनका अलग अलग मीनिंग है। एक R का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम प्रयोग करें नेचुरल रिसोर्सेज का। दूसरा है अगर प्रयोग करते हैं तो उसको रीयूज करिए, अगर रीयूज कर रहे हैं ख़राब हो जाता है तो उसे रिसाइकल करिए। तो यही 3R हैं, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। रिड्यूस, जैसे प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करिए, रिड्यूस करिए। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक को जब तक यूज करने लायक है फेंकिए नहीं, यानी कि बार बार उसको प्रयोग करिए। और प्लास्टिक
ख़राब हो जाता है तो उसे फेंकना नहीं है, उसे रिसाइकल कर देना है, यानी कि उसको बेच देना है। जो कबाड़ी वाले आते हैं अपने यहाँ उन सभी को बेच देना है। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में ले जाकर एक अलग पदार्थ बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज आर डिस्ट्रॉय आर कॉल्ड। ऐसा पदार्थ जिसका डिकम्पोज हो जाए, क्षतिकरण हो जाए या नष्ट हो जाए उसको कहते हैं, तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी कि जैविक जैविक अवक्रमण, यानी कि जो कि जीव के वजह से वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पशु मर जाता है तो वो सड़ने गलने लगता है, वो डिकम्पोज होने लगता है, यानी कि उसका क्षतिकरण होने लगता है, और क्षति होते होते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अवक्रमण, यानी कि जीवों के द्वारा वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसमें जीवाणु विषाणु लगकर ख़त्म कर देते हैं ना, खाकर फंगी वगैरह। अगला है द 3R मेथड विच इज़ यूज टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट इंक्लूड। इनमें कौन सा 3R मेथड जो है जो कि प्रिजर्व करता है, यानी कि बचाता है वातावरण को, उसमें कौन सी शामिल है। तो देखिए 3R में कौन कौन सा शामिल है, रिड्यूस शामिल है, यानी कि कम से कम प्रयोग करिए, रिसाइकल है, उसका मतलब पुनः चक्रण करें, और रीयूज है, यानी कि उस प्लास्टिक को बार बार यूज करें। इस प्रकार ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। इस प्रकार ओसी से हमने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, और सभी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए हैं हमारे चैनल पे तो सब चैनल पे विजिट कर प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ पे देखेंगे आप लोगों को पूरी क्लासें मिल जाएंगी। देखिए प्लेलिस्ट में आप लोगों को आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की फर्स्ट ईयर के पूरे सीरीज मिल जाएंगे। आप यहाँ से ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हम जल्दी 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलरेडी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट उसमें मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और सभी तरह की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ भी आप लोगों को PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।